सभी को नमस्कार। आज अपना टॉपिक रहेगा बीजीय व्यंजक। तो हम पढ़ रहे हैं रीट 2022 और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा जो गणित का बिंदु है, टॉपिक का नाम है, वो है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजकों का योग करना, अर्थात जैसे 2 या 3 बीजीय व्यंजक है उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। व्यवकलन करना मतलब उनको कैसे घटाया जाता है। गुणा और भाग करना, बीजीय व्यंजकों को कैसे गुणा करते हैं, क्या उनमें नियम फॉलो करने होते हैं, किस प्रकार से उनमें भाग की संक्रिया की जाती है। और लास्ट में है बीजीय व्यंजकों में लगने वाली सर्वसमीकाएं, अर्थात वे सूत्र जो हम डायरेक्ट एग्जाम में किसी भी सवाल को सोल्व करने में काम में लेते हैं, जैसे a+b² इत्यादि। तो उन्हें हम बीजीय व्यंजकों की सर्वसमीकाएं कहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो आपने सुना होगा 2x + 5y + 3z x² + y²। तो ये सारे पद हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का निर्माण किन चीजों से होता है देखते हैं। एक तो x y z इस टाइप की कुछ संख्याएं लिखी रहती है, और कुछ संख्याएं गणित की जैसे 2 3 4 इस प्रकार से। इनकी कुछ घातें भी हो सकती है, जैसे x³ y² z की एक घात है। इनके बीच में कुछ प्लस या माइनस के चिन्ह भी हो सकते हैं। तो जैसे आपके पास में 2x³ + 3y² - 4z इस प्रकार का कोई पद बन गया, और यही पद कहलाता है बीजीय व्यंजक। तो आपने देखा कि इस बीजीय व्यंजक का निर्माण किन किन चीजों से हुआ। तो एक तो होता है x y z इस प्रकार से, और एक होता है 2 3 4 गणितीय संख्याओं से। अब इसमें x y z को क्या कहेंगे और गणितीय संख्याएं हैं उनको क्या कहेंगे। जैसे 2 3 4 इस प्रकार से जो गणितीय संख्या है इनको क्या कहेंगे। 4 को ऐसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि y है या 4 है। ठीक, तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि फिरे जको चरे और बैठो भूखा मरे। कैसे देखो, लिख देता हूं। फिरे जको चरे मतलब जो फिरता है वह चरता है, और बैठो भूखा मरे मतलब जो बैठा रहता है मेहनत नहीं करता है वो भूख मरता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फिरता है, अर्थात जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, अर्थात जिसके मान में परिवर्तन होता है, अर्थात जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन को परिवर्तित करता है, वह कहलाता है क्या, चर। चरता है का मतलब है चर। तो आज के बाद में ध्यान रखिए, जो फिरता है अर्थात जिसके मान में परिवर्तन होता है वह चरता है, मतलब वह क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो आपने कभी भी देखा है क्या कि ये इसका मान क्या है, इसका मान कभी 4 हो सकता है क्या, नहीं। इसका 5 नहीं हो सकता। इसका मान हमेशा और हमेशा क्या होगा, 2। तो ये हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। तो क्या ये परिवर्तनशील है, नहीं। तो परिवर्तनशील कौन होता है, एक्स वाई जेड, ये परिवर्तनशील होते हैं। कैसे, आपने किसी सवाल में देखा होगा एक्स का मान 10 आ जाएगा, किसी अन्य सवाल के लिए हो सकता है एक्स का मान 50 आ जाए, किसी और सवाल के लिए एक्स का मान 3 आ जाए। इसी प्रकार से वाई और जेड के मान भी हर सवाल के लिए अलग अलग होते हैं, अर्थात इनके मान में होता है परिवर्तन, और जिसके मान में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। आज के बाद में ध्यान रखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन के इस टाइप की कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है तो उसको तो हम कहेंगे क्या, चर। और ये जो संख्याएं जिसके मान में कभी परिवर्तन नहीं होता उसको क्या कहेंगे, अचर। तो दो प्रकार के पद हो गए, एक तो चर पद और दूसरा हो गया अचर पद। जब चर पद कौन सा वाला, एक्स वाई जेड इस टाइप का, और अचर पद कौन सा, 2 3 4 इस टाइप से, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं आपके पास में अलग अलग पद प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 क्या है बताइए, चर या अचर, अचर। वाई क्या है, चर, बिल्कुल सही। 4 क्या है, अचर। जेड क्या है, चर। तो अचर और चर पद जब मिलते हैं और इनके बीच में जब प्लस या माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो किसका निर्माण होता है, बीजीय व्यंजक का। तो बीजीय व्यंजक का तो आपको पता चल गया होगा। अब बीजीय व्यंजक के क्या प्रकार हो सकते हैं, कितने टाइप के बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, उनको देखते हैं। तो
इसमें गणित में आपके थ्योरी वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए केवल समझना है। जब लिखवाने वाली बातें होगी तो आपको लिखवा दिया जाएगा। बाकी आप ये चर अचर वाला जरूर लिख लेना कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे साइड में लिखिए, चर मतलब जिसका मान परिवर्तित होता है वह चर पद कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी। और अचर आप जहां नहीं जाएंगे, वे संख्याएं जिनका मान कभी बदलता नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो बीजीय व्यंजक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। बीजीय व्यंजक किस टाइप के हो सकते हैं? तो सबसे पहले एक टाइप का होता है एक पदीय बीजीय व्यंजक। जैसा इसका नाम है वैसे ही ये पद होता है। कैसे? एक पदीय, अर्थात इसमें कितने पद होंगे? एक ही पद होगा। उदाहरण लिखिए, जैसे 2x कितने पद है? केवल एक पद है। पद का मतलब होता है एक चर और एक अचर। जैसे ये चर हो गया x, अचर हो गया 2। तो एक अचर पद और एक चर पद मिलके किसका निर्माण करते हैं? एक पद का निर्माण करते हैं। तो इसमें केवल एक ही पद है। जैसे आपने लिखा 5x², आपने लिखा 6y3 या 6y3, तो ये सारे कितने पद है? एक पदीय क्या है? व्यंजक है। कौन से व्यंजक? बीजीय व्यंजक। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक वे होते हैं जिसमें चर और अचर पद का केवल एक ही पद होता है। हो सकता है यहाँ पे ये जो 2 3 4 ऐसे संख्याएं लिखी है, अचर पद लिखा हुआ है, वो कुछ भी ना हो। जैसे केवल लिखा है x, केवल लिखा हुआ है y3, केवल लिखा हुआ है z⁵5, तो ये भी कितने पदीय है? एक पदीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अचर पद है वो कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये कितने अक्ष है? एक अक्ष है, अर्थात एक गुणा अक्ष है। ये कितने y3 है? एक y3 है। ये कितने हैं? एक z⁵5 है। तो ये एक पदीय बीजीय व्यंजक। दूसरा देखते हैं, द्विपदीय बीजीय व्यंजक, अर्थात वे बीजीय व्यंजक जिनमें कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। अब 2 पद लिखने, जैसे उदाहरण लिखा 5x³ और y⁴। अब इनके 2 पद बनाने हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई चिन्ह जरूर लिखना होगा। और वो चिन्ह कौन सा लिख सकते हैं? केवल या तो प्लस का या माइनस का, क्योंकि ये पद आपस में अलग अलग होने चाहिए, एक साथ नहीं लिखना इनको। तो जब ये अलग अलग होंगे तो इनको सेपरेट करने के लिए या तो प्लस का चिन्ह काम में लेना है या माइनस का चिन्ह काम में लेना है। तो बताइए, अगर इन दोनों के बीच में मैं ऐसे गुणा का चिन्ह लगा देता और ऐसे लिखता 5x3 गुणा y⁴, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब बीच में गुणा का चिन्ह है। तो ये द्विपदीय बीजीय व्यंजक है या एक पदीय है? बताइए। तो ये कौन सा है? एक पदीय। क्यों? क्योंकि इसमें कितने पद है? एक ही पद है। कैसे पता चला? क्योंकि इनके बीच में कोई भी प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह नहीं है। तो आपको एक चीज का पता चल गया कि जहां प्लस का चिन्ह होता है वहां पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अर्थात ये अलग है और ये अलग पद है। तो आपने देखा कि जितने चिन्ह होंगे बीच में प्लस या माइनस के, उतने ही उनके अलग अलग विभाजन हो जाएंगे। एक उदाहरण और लिखिए, जैसे 6x⁵ माइनस y⁵3 कितने पदीय है? द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह भी हो सकता है या माइनस का चिन्ह भी हो सकता है। एक और लिखिए, जैसे x + y कौन सा है? द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। तो जल्दी से बताइए, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कौन सा होगा? तो जिसमें 3
तीन पद होंगे, जैसे आपने लिखा x की घात 5 प्लस 2y² और -3z, यहाँ पे तीन पद हो गए। कैसे पता चला? क्योंकि प्लस और माइनस का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है और ये अलग अलग। तो अलग अलग कितने पद हो गए? तीन पद हो गए, इसलिए ये कहलाएगा त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। तो ये कितने पदीय बीजीय व्यंजक हो सकते हैं? तीन से अधिक भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। चार पद, पांच पद, कितने भी पदों के हो सकते हैं। तो आपने देखा कि बीजीय व्यंजक इस प्रकार के व्यंजक है जिसमें एक तो अचर और एक चर, दो पद आपस में गुणा होके बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा 5x, ये एक बीजीय व्यंजक है। और इस प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो वो कहलाता है एक पदीय बीजीय व्यंजक। जिसमें दो पद हो, तो दो पद कैसे? बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ हो, तो वो द्विपदीय। और जिसमें तीन पद हो तो वो त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं बीजीय व्यंजकों का योग। तो बीजीय व्यंजकों का योग किस प्रकार से करते हैं? तो क्या हम डायरेक्ट जैसे जोड़ते हैं वैसे इन बीजीय व्यंजकों को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही इनको जोड़ना है जैसे हम और संख्याओं को जोड़ते हैं। तो मैंने लिखा उदाहरण के लिए कि बताओ 5 + 3 कितने होते हैं? तो आप सब जानते हैं 8 होते हैं। ये कोई सिखाने वाली बात है क्या? तो मैंने कहा कि कोई 5x ऐसा पद है और कोई 3x ऐसा पद है, इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा? तो अब ध्यान दीजिए, 5x का मतलब है कि कोई अक्ष था वो 5 बार है और कोई अक्ष था वो 3 बार है। तो 5 बार यहाँ और 3 बार यहाँ, तो 5 और 3 कितनी बार हो गया? 8 बार। कौन? x। आप इसको इसे जोड़ सकते हैं। तो क्या मैं 5x में 3x² जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्यों नहीं जोड़ सकते बताओ? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। कैसे अलग अलग है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये एक घातीय बहुपद है जबकि ये द्विघातीय बहुपद है या द्विघातीय बीजीय व्यंजक है। कैसे? क्या आप समझना, देखो एक नॉर्मल सवाल पूछते हैं कि आपके पास में कुछ तो है संतरे और कुछ है आम, ठीक? जैसे मान लीजिए 5 संतरे हैं और 4 आम है, तो क्या आप इनको जोड़ के 5 और 4 9 संतरे कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्या आप इनको जोड़ के 5 और 4 9 आम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। आप न तो 9 आम कह सकते, न ही 9 संतरे कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे आम अलग क्वालिटी का होता है, अलग प्रकृति का है, जबकि संतरे हैं वो अलग प्रकृति का है। तो कभी भी जब संख्याएं जोड़नी हो तो उनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे यहाँ पे 5 संतरे प्लस यहाँ 4 आम की बजाय भी क्या होता? 4 संतरे होता। तो क्या आप इसको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। 5 और 4, आप इस बार कह सकते हैं कि कितने संतरे हैं? 9 संतरे हैं। और इस बार आपका उत्तर है वो सही हो जाएगा। तो कभी भी संख्याओं को जोड़ने के लिए उनकी प्रकृति जो है वो समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये तो है भाई x का मतलब संतरा, लेकिन ये x नहीं है, इसका मतलब ये संतरा तो नहीं है और कोई चीज है। तो x² को आप आम मान सकते हैं, ठीक? तो ये संतरा और ये आम क्या जुड़ सकता है? बिल्कुल नहीं जुड़ सकता। तो ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं, ये सेपरेट ही रहेंगे। आया समझ में? तो ध्यान दीजिए कि जब भी आपको गणितीय संख्याओं को जोड़ना हो तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, लेकिन जब बीजीय व्यंजकों को जोड़ना हो तो समान प्रकृति के बीजीय व्यंजक जुड़ जाएंगे और असमान प्रकृति के बीजीय व्यंजक है उनको आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो लिखिए एक नोट और हेडिंग लिखिए सबसे पहले कि बीजीय व्यंजकों का योग। बीजीय व्यंजकों का योग, ये तो हेडिंग लिख लीजिए और नोट लिखिए समान प्रकृति के बीजीय व्यंजकों का ही योग किया जा सकता है। समान प्रकृति के
बीजीय व्यंजकों का ही योग किया जा सकता है। जैसे 3y प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 5y। जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे समझो, देखो ये 3y, y को मतलब आप और कुछ समझ लो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6x प्लस 4x, तो आप x को x ना पढ़ के ऐसे पढ़ लो लक्स, लक्स साबुन होता है। तो 6 लक्स प्लस 4 लक्स कितने लक्स हो जाएंगे, सब जानते हैं 10 लक्स। तो यहाँ पे 6x प्लस 4x कितने हो जाएंगे 10x। तो x को आप x ना मान के एक बार के लिए लक्स मान लीजिए, और जैसे ही आप लक्स मानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो आज के बाद में ये कभी नहीं बताऊंगा क्लास में, ध्यान रखना कि समान प्रकृति के बीजीय व्यंजकों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 3y 2y हो गए 5y। अब जल्दी से जोड़ के बताना, 6x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो ये 6 और 9 हो जाएंगे 15। कौन x स्क्वायर बताइए, 10 जेड की क्यूब प्लस 9 जेड की क्यूब प्लस 3 जेड की क्यूब, तो 10 और 9 हो गए 19, 19 और 3 हो गए 22। कौन जेड की क्यूब। अगला लिखिए नोट, असमान प्रकृति के बीजीय व्यंजकों को सीधा जोड़ नहीं सकते। असमान प्रकृति के बीजीय व्यंजकों को सीधा जोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा 9x प्लस 9x स्क्वायर, क्या आप इनको जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, नहीं जोड़ सकते। आप इतना सा कर सकते हैं कि इसमें और इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले सकते हैं, बाकी ये डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा है सीधा जोड़ नहीं सकते, अर्थात आप टेढ़ा तो जोड़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसको टेढ़ा जोड़ने का मतलब इसका सरलतम रूप लिख सकते हैं, बाकी डायरेक्टली तो ये नहीं जुड़ने वाला। आप इसमें इतना ही कर सकते हैं कि या तो इसको सेपरेट पढ़ा रहने दे सबसे बढ़िया, तो वो अगर आप और भी इसको थोड़ा सोल्व करना चाहते हैं तो आप 9 अक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। आप इतना कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक उदाहरण और लिखिए, 6y प्लस 3y की क्यूब, क्या आप जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये y है जबकि ये y की क्यूब है। नहीं समझ में आए वो ऐसे देख लेना, ये 6 मान लीजिए कुछ भी कोई भी संख्या, जैसे 6 किताब है प्लस 3, इसको आप मान लीजिए पेन, तो ये 6 किताब प्लस 3 पेन, तो 6 किताब और 3 पेन को जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। तो ये अलग अलग ही रहेंगे। आपने सीखा कि बीजीय व्यंजकों का योग तभी कर सकते हैं जब वो समान प्रकृति के हों, अर्थात उसमें y की घात दोनों पदों में समान हो, या x की घात दोनों पदों में समान हो, या z की घात तीनों पदों में समान हो। ठीक, तभी उनका जोड़ किया जा सकता है। अगला देखते हैं बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन। लिखिए बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन। अब जोड़ जैसे हुआ उसी प्रकार से व्यवकलन मतलब बाकी होगा या गठाना हो। इसको लिखिए बीजीय व्यंजकों को गठाना या बीजीय व्यंजकों की बाकी करना। अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई टोकरी पड़ी है और इस टोकरी में कुछ लड्डू पड़े हैं। ये लो जी, कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस टोकरी में लड्डू है। मैंने कहा भाई जाओ राम, इसमें से कुछ केले निकाल के लाओ। तो क्या आप इस टोकरी में से कुछ केले बाहर निकाल सकते हैं, बताइए। नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इस टोकरी में क्या है लड्डू, और लड्डू में से क्या निकाल सकते हैं आप, लड्डू। तो आपको पता चला
निकालने का मतलब होता है बाकी करना। तो बाकी करने के लिए भी समान प्रकृति होनी चाहिए, अर्थात जिसमें से निकालना है उसी कैटेगरी का जो निकालना चाहते हैं वो होना चाहिए। तो लड्डू की टोकरी में से आप केवल और केवल लड्डू ही निकाल सकते हैं, अन्य कोई चीज नहीं निकाल सकते। जैसे एक उदाहरण लिखिए, 6x² में से आप 3x² तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x² और यहाँ पे भी x², इसको भी लड्डू मान लो, इसको भी लड्डू। 6 में से 3 लड्डू निकाल लिए तो कितने बच गए? 3 लड्डू। लिखिए 5y³ में से घटाया 4y³ को, तो 5 में से 4 गए तो कितना? 1 y³ लिख दो, चाहे आप इसको y³, क्योंकि y³ लिखा हुआ इसका मतलब कितने y³ है? 1 y³ है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ संख्या इसका मतलब होता है 1। ठीक, तो लिखिए नोट, एक नोट लगा लीजिए। समान प्रकृति के बीजीय व्यंजकों, समान प्रकृति के बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन किया जा सकता है, व्यवकलन किया जा सकता है। असमान प्रकृति के बीजीय व्यंजकों का नहीं, असमान प्रकृति के बीजीय व्यंजकों का नहीं। ठीक, तो गठना भी आपने सीख लिया होगा, बहुत आसान है, जोड़ समझ में आ जाता है तो बाकी ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। अगली हेडिंग लिखिए, बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। बीजीय व्यंजकों का गुणा करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। बीजीय व्यंजकों का गुणा करना, अब गुणा कैसे किया जाता है? तो यहां देखिए, जब गुणा करते हैं तो ध्यान रखना, x को जब x से गुणा करते हैं तो x² होता है, आप सब जानते हैं। जब x को 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो x³ आता है। तो x को जितनी बार आपस में गुणा करेंगे उतनी ही x की घात आ जाती है। यहाँ पे 4 बार गुणा किया तो x को आप ये लिख सकते हैं n बार, तो ये x की घात n आ जाती है। अर्थात चर पद को जितनी बार आपस में गुणा किया जाता है, चर पद की उतनी ही घात आ जाती है। तो एक नोट सबसे पहले लिख लीजिए कि चर पद आपस में गुणा होकर घात के रूप में आ जाते हैं। उदाहरण लिखिए, x की घात 3 गुणा x की घात 5। 3 बार यहाँ 5 बार यहाँ, तो 3 और 5 कितनी बार हो जाएगा? 8 बार, तो x की घात 8। अब जिसके ये समझ में नहीं आ रहा वो मेरी शुरू वाली जो पहली क्लास है घातांक वाली उसको पढ़ना, वहां से समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, घातांक के नियम बताए थे, तो वहां से ये चीजें सीख लेना है। जिन्होंने क्लास ले रखी है वो सब जानते हैं। तो ये x की घात हो जाएगी 8, तो ये गुणा होकर घात के रूप में आ गई। देखो x की घात 8। ठीक है, y का एक उदाहरण लिख लीजिए, y की घात 5 गुणा y की घात 6, तो ये हो जाएगा y की घात 5 और 6 11। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जब अचर पद भी हो और चर पद भी हो, जैसे ये चर पद, इसके साथ में कोई अचर पद भी आ जाए तो उसका गुणा कैसे किया जाता है? तो समझिए, 5 को 3 से गुणा करना है तो आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, 5 3 15 सब जानते हैं। जब मैंने 5x को 3x से गुणा करने का बोल दिया तो संख्या को तो संख्या से गुणा कर दो, अर्थात अचर पद को तो अचर पद से गुणा कर दो। 5 को 3 से गुणा किया तो 15, और चर पद को चर पद से गुणा कर दो। x को x से गुणा किया तो x²। अब यहाँ पे एक चीज और, 5x को जब 3y से गुणा करना है तो 5 को तो 3 से गुणा कर दो, 5 3 15। x को y से गुणा करते हैं तो ये x गुणा y, ये हो जाता है xy।
आप गुणा कर सकते हैं किसको, असमान प्रकृति के पदों को। बिल्कुल, आप इनको जोड़ नहीं सकते असमान प्रकृति वालों को, लेकिन गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक, तो गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, ये गुणा हो गया 15xy आ गया। ठीक है, तो लिखिए, नोट लिखिए, असमान प्रकृति के चर पदों को, असमान प्रकृति के चर पदों को गुणा अथवा भाग तो किया जा सकता है, लेकिन योग या व्यवकलन नहीं, तो आपने लिखा असमान प्रकृति के चर पदों को गुणा तो किया जा सकता है, लेकिन योग या व्यवकलन नहीं। कैसे देखते हैं, देखो 5x + 3y, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन 5x गुणा 3y, आप इसको सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि असमान प्रकृति के हैं, जैसे ये 5x है और ये 3y है, गुणा करना है, तो समझिए कैसे, देखो 5x, इसको मान लीजिए आप पपीता, किसको? x को, और इसको मान लीजिए आप पाइनएप्पल। मैंने कहा 5 पपीता 3 पाइनएप्पल जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। आप फेविकोल लगा दो, चाहे फेविस्टिक लगा दो, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं, वो अलग रहेंगे, क्योंकि पपीता अलग क्वालिटी का है, जबकि पाइनएप्पल है वो अलग प्रकृति का है, तो असमान प्रकृति के हैं। लेकिन आप किसी जूस की दुकान पर जाते हैं, तो वहां पे उसको बोलेंगे कि पपीता को और पाइनएप्पल को मिक्स कर दो। गुणा करने का मतलब होता है मिक्स कर देना, मिला देना। तो वो मिश्रण से आपको क्या बना के दे सकता है? मॉकटेल या कॉकटेल, बताइए। मॉकटेल बना के आपको दे सकता है, कॉकटेल अलग होती है। तो 5 गुणा 3, 5 तिये 15, एक्स और वाई को वो गुणा करके दे देगा और आपको एक जूस बना के दे देगा। तो गुणा करने का मतलब आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं, जूस बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो पपीता और पाइनएप्पल को मिला के जूस तो बना सकते हैं, लेकिन पपीता और पाइनएप्पल को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिए, समझने के लिए उदाहरण लिया था अपन ने कि 5x और 3y आपस में गुणा तो हो जाएंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं। क्या भाग भी दिया जा सकता है? बिल्कुल। 5x, इसमें 3y का भाग दिया जा सकता है, बिल्कुल। 5x बट्टे 3y ऐसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह 15 होता तो भी भाग दिया जा सकता। कैसे? 3 का भाग 15 में चला जाएगा, कितनी बार? 5 बार। ये x और y ऐसे कैसे रह जाएगा। तो गुणा किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो चिन्ह होते हैं उनका जोड़ कैसे होता है और चिन्हों का गुणा कैसे होता है। क्योंकि आपने गुणा सीख लिया किसका? बीजीय व्यंजक का। तो भाग भी बीजीय व्यंजक का बहुत आसान है। तो पहले भाग सीख लेते हैं, उसके बाद में चिन्हों का जोड़ बाकी गुणा और भाग सीख लेंगे। तो अगली हेडिंग लिखिए, बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x³ बट्टे 3x। ठीक है, तो जब भाग देना है तो ये कौन सा पद? चर या अचर? अचर। अचर पद में अचर पद का भाग दे दो, अगर जा रहा है तो दे दो, नहीं तो रहने दो। तो 5 में 3 का नहीं जाता, तो 5 बट्टे 3, तो ऐसा का ऐसा। चर पद में चर पद का भाग दे दो। x³ में जब x का भाग देते हैं तो आप जानते हैं x³ का मतलब x 3 बार था, बट्टे में एक x से एक x कट गया, कितनी बार बच गया? 2 बार। तो ये हो गया x²। तो आप भाग देते समय ध्यान रखना, अचर पद में तो अचर पद का और चर पद में चर पद का भाग दिया जाता है। बहुत आसान है, इतना आप सारा समझ चुके हैं और इतना तो शायद जानते ही होंगे। ठीक है, अब लिखते हैं आगे के बिंदु।
फिर उदाहरण देखेंगे, सवाल सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल सोल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको वापस रिवाइज भी हो जाएगी और सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, अब लिखो भाई, चिन्हों का योग एवं व्यवकलन करने के नियम। चिन्हों का योग एवं व्यवकलन करने के नियम है वो क्या होते हैं? तो बिल्कुल नॉर्मल उदाहरण से आपको समझाऊंगा, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मेरी गारंटी है कि आज के बाद में आप चिन्हों वाले जो प्रॉब्लम है वो कभी दोबारा नहीं आएगी, और कोई भी चीज है वो चिन्हों के कारण से तो गलत नहीं करेंगे। कैसे, देखते हैं। जोड़ना या घटाने का मतलब क्या होता है, समझिए। आप प्लस को तो ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति, उसके पास में पैसे पड़े हैं, उसके पास में कैश पड़ा है, नगद में उसके पास में रुपए पड़े हैं। और माइनस को आप इसे समझिए कि उसने किसी से उधार ले रखे हैं, या लोकल लैंग्वेज में कहें तो उसके दिवाला है भाई, मतलब वो माइनस में है, लोग उसमें पैसे मांगते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो प्लस और प्लस, ये जुड़कर क्या होते हैं आप ही बताना, बहुत इजी है। प्लस और प्लस की जब दो संख्याएं जुड़ती है तो क्या होता है, देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे प्लस का 5 इसमें जुड़ता है प्लस का 6। ठीक, तो किसी भी संख्या के शुरुआत में कोई चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो प्लस का माना जाएगा। और इसके भी शुरू में कोई भी चिन्ह नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब ये भी प्लस का माना जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है तो बीच में आपने प्लस चिन्ह लगा दिया। अब बताइए, 5 प्लस में है, इसका मतलब इसके पास में कैश में पड़े हैं कितने, 5 लाख। और इसके पास में प्लस में मतलब वापिस कैश पड़े हैं कितने, 6 लाख। तो 5 लाख ये और 6 लाख आपने डायरेक्टली जोड़ दिया, और ये हो गए 11 लाख, किसमें, प्लस में। तो जब पैसे पास में होते हैं और पैसे आ जाए पास में, तो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, ये प्लस और प्लस जुड़ के तो प्लस ही रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और जो आपको कंफ्यूज करती है, वो देखना। जब मैंने लिखा माइनस का 5 और माइनस का 6, तो बताइए चिन्ह किसका आएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, जोड़ना या घटाना है तो उदाहरण लेना कौन सा, पैसे वाला। किसका उदाहरण लेना है, पैसे का। माइनस का 5 इसका मतलब 5 लाख का दिवाला है, और माइनस का 6 मतलब 6 लाख का दिवाला और हो गया। तो कितने का दिवाला हो गया, 11 लाख का। क्या हुआ, दिवाला। तो जो चिन्ह है वो किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो माइनस के 5 और माइनस के 6 जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, माइनस और माइनस जुड़ के भी किसका रहता है, माइनस। अगर ऐसा होता कि 5 लाख का दिवाला पहले से था और 6 लाख और उधार ले लिए, और ये प्लस में आ जाता मान लो किसी भी तरीके से, तो सारे लोग यही काम करते। मैं भी यहाँ पढ़ाता नहीं, यही काम करता, उधार लेता रहता और प्लस में आता रहता। लेकिन ध्यान रखिए, माइनस में होते हैं, और माइनस में होने से तो और ही ज्यादा माइनस में जाएंगे, प्लस में नहीं आ पाएंगे। ठीक, चलो और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक है माइनस का 5 और एक है प्लस का 6, तो चिन्ह किसका आएगा, इसको भी समझते हैं। माइनस का मतलब है दिवाला, 5 लाख का दिवाला था, प्लस 6 इसका मतलब 6 लाख की उसके इनकम हो गई, उसके पास में कैश में पैसे आ गए। अर्थात उसने प्याज बोए थे और 6 लाख रुपए के प्याज उसने बेच दिए। 5 लाख का दिवाला था, तो 5 तो चुका देगा और बच जाएगा कितना, 1 लाख रुपए कैश बच जाएंगे। इसका मतलब उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो चलती किसकी है, जो बड़ा होता है या जो छोटा होता है। तो जो बड़ा होता है उसकी चलती है। बड़ा कौन है, 6। 6 किसका है, प्लस का, तो उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, अगला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5 तो था प्लस का, लेकिन माइनस में हो गया 6। किसी के पास में 5 लाख रुपए कैश पड़े थे, लेकिन उसने क्या किया, शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, और वहां पे नुकसान हो गया उसको, कितने का, 6 लाख रुपए का। या मान लीजिए 5 लाख रुपए केस पड़े थे, और
उसके बीमारी में 6 लाख रुपए लग गए, तो अब क्या हुआ, वो प्लस में रहेगा या माइनस में? सब जानते हैं किस में रहेगा, माइनस में। कितना, 1 लाख। 5 लाख केस पड़े थे, 6 लाख खर्च हो गए, इसका मतलब 5 तो पास में थे वो खर्च कर दिए, एक किसी से उधार लेके खर्च कर दिए, तो माइनस में चला गया, इसका मतलब हो गया दिवाले में। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या कौन है, 6, चलेगी किसकी, 6 की। 6 के पास चिन्ह किसका है, माइनस का, तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इनको लिख लो भाई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, खुद की भाषा में इनको लिख लो। कैसे लिखना है वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। आज के बाद में इस प्रकार से कोई भी सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बीजीय व्यंजकों पे। बीजीय व्यंजकों का उदाहरण लेते हैं। आपसे पूछता हूँ, देखो सारी चीज क्लास में ही क्लियर हो जाएगी, आपको मेरी क्लास लेने के बाद में कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस आप तो मेरी सारी क्लासें ले लीजिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि एग्जाम कोई सी भी दे, चाहे रीट ही नहीं, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कुछ भी, जो भी एग्जाम आप दे देना। और जहाँ पे भी गणित आए, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपकी गणित आएगी, या फिर इसके बाद में एसएससी बैंक कोई भी एग्जाम देंगे, तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप सारे सवाल सोल्व कर लेंगे। कुछ ही दिनों में जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की वैकेंसी भी आने वाली है, उसमें भी ये गणित आपके काम में आ सकती है। तो देखते हैं बीजीय व्यंजकों में चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैंने लिखा 5x प्लस लिखा 7x, बताइए कितने होंगे, 5x प्लस 7x, आप सब जानते हैं 5 और 7 जुड़ जाएंगे और 12x हो जाएंगे, ये तो हुआ नॉर्मल। दूसरा लिखा माइनस के 5x माइनस के 7x, आप मान लीजिए यहाँ पे x को क्या मान लो, लक्स मान लो, -5x मतलब माइनस में है 5 लक्स। आपने किसी से 5 लक्स उधार ले रखे हैं, अपने पड़ोसी से साबुन आपने उधार ले रखे हैं लक्स, कितने उधार ले रखे हैं, 5। अब मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ गए, खूब सारे मेहमान आ गए, 25-30 मेहमान आ गए, और वो 4-5 दिन रहेंगे, तो आपने क्या किया, पड़ोसी से 7 लक्स और उधार ले लिए, तो 5 तो पहले ले रखे थे, 7 और ले लिए, तो कितने लक्स हो गए, 12 लक्स उधार में। इसका मतलब किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। बताओ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आना पड़ेगा। गणित को अगर इस प्रकार से पढ़ोगे तो गणित समझ में आएगी, गणित को समझ में आना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं भी, माइनस के 5x प्लस के 7x, बताओ क्या होगा। 5x मतलब 5 लक्स आपने उधार ले रखे थे, और आपके पिताजी है वो 7 लक्स बाजार से खरीद के ले आए, तो 5 तो पड़ोसी के चुका दो, आपके पास कितने बच जाएंगे, 2x। अर्थात वापिस समझिए, बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 7, चलेगी किसकी, 7 की। क्यों, क्योंकि इसके पास किसका चिन्ह है, प्लस का, तो उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में। अगला उदाहरण देखिए, 5x माइनस के 7x, आपके पास में 5 लक्स पड़े थे, लेकिन आपको 7 खर्च करने हैं, अर्थात माइनस में। तो 5 लक्स थे, 7 खर्च हो गए, तो क्या करना पड़ा, 2 पड़ोसी से उधार लेके आने पड़े, इसका मतलब माइनस का 2x, माइनस में चले गए आप, 2x। ठीक है, अब आप मेरे हिसाब से नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए, नोट। प्लस तथा माइनस को जोड़ने पर बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है। प्लस और माइनस को जब जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पे एक प्लस का था, एक माइनस का था, तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह आ गया। यहाँ पे एक प्लस का है ये 5x, और ये माइनस का 7x, तो बड़ी संख्या 7x वाला चिन्ह आ गया। ये तो हो गया इन दोनों के लिए। इसका कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, सारे आज तक पढ़ते हैं। इसको लिखने की जरूरत है, तो लिखिए नोट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है नोट। माइनस तथा माइनस जुड़कर भी माइनस ही आएगा। माइनस तथा माइनस जुड़कर भी क्या आएगा,
माइनस ही आएगा। ठीक, तो जोड़ बाकी ये दो चीज तो आपने सीख ली। अब सीखते हैं गुणा और भाग। तो जब गुणा करते हैं या फिर भाग देते हैं तो चिन्हों के क्या नियम होते हैं उन्हें देखते हैं। तो गुणा भाग के नियम देखेंगे भी। हेडिंग लिखो, चिन्हों के गुणा तथा भाग के नियम। चिन्हों के गुणा तथा भाग के नियम। चिन्हों के गुणा तथा भाग के नियम। जो नियम गुणा में लगेंगे वही नियम किस में लगने वाले हैं, भाग में। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, समान चिन्ह गुणा होकर, समान चिन्ह गुणा होकर, तो गुणा होंगे तो वही नियम भाग में लगेगा। तो आप लिख सकते हैं गुणा या भाग होकर क्या आएगा, प्लस आएगा, या प्लस का चिन्ह बना लेंगे। तो समान चिन्ह गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस। जबकि असमान चिन्ह, असमान चिन्ह गुणा या भाग होकर क्या बनाएंगे, माइनस। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, गुणा भाग में ये बहुत इजी है। समान चिन्ह होंगे तो आएगा प्लस, असमान होंगे तो माइनस। कैसे, उदाहरण देखते हैं। 5x ये गुणा हुआ 3x से, तो अचर पद से गुणा होगा, 5 तिये 15। चर पद से गुणा होगा, x गुणा x स्क्वायर। चिन्ह किसका आएगा, तो दोनों के चिन्ह किसके हैं, प्लस के, समान है। समान चिन्ह गुणा होके क्या आएगा, प्लस का, तो ये भी हुआ प्लस का। एक उदाहरण और देखते हैं, माइनस का 5x जब ये गुणा हो माइनस के 3x से, तो 5 गुणा होगा 3 से तो 15, x गुणा होगा x से तो x स्क्वायर। चिन्ह किसका आएगा बताइए, प्लस का ही आएगा। क्यों, माइनस और माइनस दोनों क्या है, समान है। समान चिन्ह गुणा होके क्या बना लेंगे, प्लस। तो ये हो गया प्लस में। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, जब माइनस और माइनस जुड़े थे तब तो क्या आया था, माइनस, वही दिवाला वाला उदाहरण। लेकिन जब माइनस और माइनस गुणा होंगे तो किसका आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ ध्यान रखना, गलती बिल्कुल मत कर देना। एग्जाम में जो स्टूडेंट गलती करते हैं उनकी संभावना यहाँ गलती करने की रहती है, तो ध्यान दीजिए। माइनस और माइनस गुणा होंगे तब तो प्लस, लेकिन माइनस और माइनस जब जुड़ते हैं तो माइनस ही रहता है। और उदाहरण देखिए, 5x तो है प्लस का और ये गुणा हो रहा है माइनस के 3x से, तो इस बार चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस असमान हो गए, असमान गुणा होंगे तो क्या आएगा, माइनस का। 5 तिये 15, x गुणा x स्क्वायर। इस बार माइनस का तो है 5x और ये गुणा हो रहा है प्लस के 3x से, तो भी दोनों असमान चिन्ह है, तो वापिस आएगा माइनस का 15x स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। और आज हमने देखा बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। कल हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों की सर्वसमीकाएं। यहाँ तक क्लास को वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए, और ये चीजें आगे भी आपके सारी जो गणित पढ़ेंगे आगे की, उसमें बेसिक का काम करेगी। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।